बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के जलाशयों में किया जाएगा मछली अंगुलिकाओं का संचयन। बीएयू ने सूकर की नई प्रजाति बांडा की खोज की और मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा प्रभात। अब समाचार विस्तार से। जलाशय मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत लातेहार जिला के जलाशय और रिवराइन फिश फार्मिंग में मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाना है। इसके लिए 10 लाख भारतीय मेजर कार्प और 1 लाख ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं की संचयन का लक्ष्य रखा गया है। इसकी आपूर्ति के लिए स्थानीय और प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों से आवेदन की मांग की गई है। आवेदन जिला मत्स्य कार्यालय में 12 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु विशेषज्ञों ने सूकर की नई प्रजाति बांडा की खोज की है। NBAGR यानी राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ने बांडा को पंजीकृत किया है। झारखंड में बांडा नस्ल के सूकरों की संख्या 3 लाख है, जो राज्य में सूकरों की कुल संख्या का 70% है। राज्य के 90,000 सूकर पालक बांडा नस्ल का सूकर पालन करके अपनी जीविका चला रहे हैं। आधुनिक खेती में नई कृषि तकनीकों में उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग भी शामिल है। किसान भाई, आप अपनी खेती में तेजी लाने के लिए कृषि उपकरणों का उपयोग करें। खेत की तैयारी करने से लेकर फसल की कटाई और अनाज के दाने निकालने तक के उपकरण उपलब्ध हैं। इससे समय और लागत में बचत और लाभ में बढ़ोतरी होगी। उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग करके आप समय, लागत और मुनाफा, समय को बचा सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं, मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। जैसे मोल्ड हल है, डिस्क हल है, हमारा रोटावेटर है, हमारी काटने वाली रीपर मशीन है, नवीन हसुआ है, हस्तचलित और मशीनें हैं, ग्रबर है, वीडर है, ड्राईलैंड वीडर है, व्हीलो है, मेज सेलर है। इन सबों का अगर हम प्रयोग करते हैं हमको फ़ायदा मिलता है। अगर हम अच्छे किस्म का धान का थ्रेसर, गेहूं का थ्रेसर, मकई का थ्रेसर और मल्टी क्रॉप थ्रेसर का भी प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल भी बहुत सुरक्षित ढंग से अच्छे से हमारे घर तक और कोठरियों में पहुंच जाती है। किसान भाइयों, मटर की खेती के लिए 15 नवंबर से पहले बुआई का काम पूरा कर लें। मटर से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद DDR 23, पूसा प्रभात या मालवी मटर 15 का चयन कर सकते हैं। मटर की बुआई में 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मटर के उन्नत प्रभेद DDR 23, पूसा प्रभात और मालवी 15 तकरीबन 130 दिन में तैयार होने वाले प्रभेद हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 20 से 22 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान धान फसल की कटाई करने जा रहे हैं वो इस काम के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंसिए की तुलना में इससे 60% मजदूरी की बचत तथा 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में लगने वाले फल छेदक कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इसके रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में जितना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इंतजार नहीं करना चाहिए अच्छे समय का, बल्कि हर वक्त को अच्छा बनाना चाहिए। पहली जानकारी है आज जाड़े के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में। तो हमारे जो भी किसान भाई बहन पशुपालन भी करते हैं खेती बाड़ी के साथ साथ, उनके लिए ये खास जानकारी। जाड़े के मौसम में हम पशुओं की देखभाल कैसे करें, आइए लेते हैं जानकारी। अपने प्रदेश झारखंड में कई पशुपालकों की आजीविका सिर्फ पशुओं पर ही निर्भर करती है। अतः यह अति आवश्यक है कि हर मौसम में उनकी देखभाल मौसम के अनुसार हो। हमारे प्रदेश में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है। ऐसे में इनमें ठंड लगने की आशंका बढ़ जाती है,
जिससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठंड के कारण दुधारू पशुओं के तो दूध उत्पादन की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसकी वजह से पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः ऐसे में इन पशुओं की विशेष देखभाल कर इनके स्वास्थ्य को गिरने से बचाया जा सकता है। कि ठंड के मौसम में, ठंड के आने के समय और ठंड के जाने समय, ये दो समय ज़्यादा जो पशुओं के लिए या मनुष्यों के लिए ज़्यादा जो है सावधानी बरतना चाहिए इस समय, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम है, अगर हम लोग थोड़ी सावधानी, थोड़ी देखभाल या थोड़ी प्रबंधन में हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो देखा जाता है कि जो दूध उत्पादन में कमी आना, बढ़ते हुए जो मांस उत्पादित जो पशु हैं उसके मांस उत्पादन में बढ़ने की क्षमता में कमी आना, प्रजनन क्षमता में कमी आना, और जिसका सीधा असर जो हमारे पशुपालक हैं उसके आमदनी पे पड़ता है, उसकी आमदनी में कमी होती है। तो इस समय 2-3 चीज़ बातों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम लोग का जो है कि आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, बीमारियां जो उस समय होती है उससे हमको सावधानी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर हो तो ठंड का जो कुप्रभाव हमारे पशुओं पे पड़ता है उससे हम बचाव कर सकते हैं। और पशु में जो उत्पादन क्षमता में कमी होती है, पशुपालकों को आमदनी में कमी हो जाती ठंड के मौसम में, उससे हम उससे बचाव कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं पशुशाला में जब प्रवेश करती हैं तो पशुओं में ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें सर्दी से बचाने के लिए पशुशाला में प्लास्टिक या जूट की बोरी बांधकर ठंडी हवाओं को भीतर आने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां से भी ठंडी हवा आने की संभावना है उसे ढक देने की जरूरत है। ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए पशुओं को जूट के बोरे भी पहनाने की आवश्यकता है। इससे इनके शरीर में गर्माहट बनी रहती है। यदि संभव हो तो सुरक्षित दूरी पर अलाव का भी प्रबंध करना बेहतर होता है। आप देखेंगे सुबह में या शाम में ठंडी हवाएं चलती है तो हम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर जलाते हैं। क्योंकि जो है कि अच्छी वातावरण मिले और जो वातावरण का तापमान जो कम हो रहा है उससे हम उसका बचाव कर सकें। तो उसी तरह से पशुओं में हम लोग को देखभाल करने की ज़रूरत होती है। पशु के जो बाड़े हैं तो शाम में या सुबह में उसको अच्छी तरह से त्रिपाल से या प्लास्टिक से उसको ढक दें कि ठंडी हवाएं आवास में प्रवेश नहीं करे, ताकि अंदर का जो वातावरण है, आप देखेंगे जहाँ पशु रहते हैं अंदर का वातावरण गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही अगर कोई दरवाजा टूटा हुआ है, छत टूटा हुआ है, तो ठंडी हवाएं जैसे ही आएगी तो आप देखेंगे अंदर जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है मौसम। इससे पशुओं को नुकसान होता है, ठंड लगने की संभावना होती है। दूसरी चीज़ है कि विशेष रूप से आप देखेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे बछड़ा है, बाछी है, या फिर जो छौने हैं या छोटे बकरियां हैं, उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंड जो है उसमें ज़्यादा लगने की संभावना होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको बिल्कुल ब्लैंकेट वगैरह, उसको रात के समय खास करके, सुबह के समय ब्लैंकेट वगैरह देकर रखना चाहिए शरीर पे, कि शरीर उसका गर्म हो। जो आवास का जो ज़मीन है वो गीला नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा ढालू होना चाहिए कि वो जो मल मूत्र वगैरह भी या पानी वगैरह गिरता है तो नीचे बाहर चला जाए, वो रूम में ही ना रहे, तो वो सूखा रहेगा तो ठंड का प्रभाव जो है पशुओं में कम होगा। सर्दियों के मौसम में पशुओं को कुछ देर के लिए धूप में अवश्य बांधें। इससे इन्हें जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो इनकी सेहत के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई इस बात का विशेष ध्यान दें कि बिना धूप की ठंडी हवा में दिन में पशुओं को बाहर न निकालें, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दिन के समय में, अभी दिन के समय में जब धूप काफ़ी अच्छी होती है तो उस समय अपने जो बाड़े हैं वहाँ से पशु को अवश्य निकाल करके धूप में रखें। इससे दो फायदा होगा, उसके शरीर में धूप लगेगा, उसमें गर्मी आएगी, और अंदर का जो रूम का जो तापमान है वो अंदर का जो बिल्कुल अगर हम बिछावन वगैरह है उसको धूप में रख दें, अंदर सफाई कर दें, अंदर सूखा हो जाएगा, तो फिर रात में अगर पशुओं को रखते हैं तो उनको अच्छा वातावरण मिलेगा और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। पशुओं के रहने के स्थान को हमेशा सूखा एवं स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। इसके लिए पुआल को फर्श पर बिछाया जा सकता है जो गीलापन सोखने में सहायक होता है। गीलेपन से इनमें कई तरह के संक्रमण बढ़ने की आशंका रहती है। इस मौसम में पशुओं को पानी न तो अधिक ठंडा न ही अधिक गर्म पिलाने की जरूरत है, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर में गर्मी चाहिए, और जो संतुलित आहार दे रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे तो ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगा और ठंड से लड़ने की क्षमता उसमें आएगी। इसमें 2-3 चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। पहला चीज़ कि संतुलित आहार दें। दूसरा चीज़, जो भी संतुलित आहार दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 0.8% लगभग। जैसे कि अगर 400-500 किलो का पशु है, गाय है, तो उसमें लगभग 2.5 से 3 किलो एक्स्ट्रा
हम लोग जो है एनर्जी राशन जैसे मक्का दे रहे हैं या गुड़ को मिला देते हैं उसमें दाने में, तो इससे क्या होता है कि वो एनर्जी उसके शरीर में होती है और ठंड से लड़ने की क्षमता उसमें आती है। तो ये चीज़ एक करना है। दूसरा, सूखे चारे की मात्रा आपको देनी है। सूखे चारा खास करके रात में देखें, पशु बाड़े में हैं तो रात में हम उसको कुछ देते हैं हरा चारा या सूखा चारा। उस समय सूखे चारे की मात्रा अगर अधिक देते हैं तो उससे क्या होता है, पशु उसकी जुगाली करते रहता है और इससे उसके शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे ठंड के मौसम में उसे ठंड से लड़ने की क्षमता उसमें आती है। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर हम अपने पशुओं को ठंड के मौसम में भी स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है जीरो टिलेज विधि द्वारा गेहूं की खेती हम कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। अपने झारखंड प्रदेश में किसान भाई आज भी पारंपरिक विधि से गेहूं की खेती करते हैं। इसकी वजह से इन्हें खेतों की जुताई में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किसान भाई यदि गेहूं की खेती में जुताई के इस खर्च को खत्म करना चाहते हैं तो उनके लिए शून्य विधि द्वारा गेहूं की खेती करना एक बेहतर उपाय है। इस विधि से वे जीरो टिलेज मशीन के माध्यम से बिना किसी जुताई के बुआई कर सकते हैं और कम लागत में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इस विधि से खेती करने से किसानों की फसलों का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इनके समय की भी काफी बचत होती है। झारखंड प्रदेश में धान की खेती के बाद परंपरागत तकनीक से अभी भी किसान गेहूं की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें धान कटने के करीब अगर उसमें नमी अगर खेत में ज़्यादा है तो उनको 10 से 15 दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। उसके बाद खेत की जुताई करते हैं, 2 से 3 बार खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद जो फिर हल के पीछे से लाइन में गेहूं लगाते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी किसानों को खर्च प्रति एकड़ करीब 3,000 से लेकर 3,500 तक खर्च हो जाते हैं खेत की जुताई में। लेकिन जीरो टिलेज तकनीक, जिसको शून्य विधि से गेहूं की खेती, जीरो टिलेज टेक्निक जिसको बोलते हैं, उससे गेहूं की खेती करने से खेत की जुताई का जो खर्च है, टिलेज का जो खर्च है, वो कम्प्लीटली पूर्ण रूप से किसानों को बचत होती है। और इसमें जो लाइन से सबसे जो बड़ी फ़ायदा है, अभी भी किसान लाइन से गेहूं नहीं लगाते हैं और जो इस तकनीक से जो है गेहूं लाइन में, जीरो टिलेज तकनीक से लाइन में गेहूं की बुआई संभव होती है। किसान भाइयों, जीरो टिलेज मशीन की मदद से बीजों की बुआई के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। धान की कटाई के बाद यदि भूमि में नमी मौजूद है तो वे 2 दिनों बाद से ही बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि गेहूं के बीज तथा खाद मात्रा के अनुसार ही भूमि पर पड़े। इसके लिए समतल भूमि पर मशीन को इसके लिए तैयार करने की जरूरत पड़ती है। जीरो टिलेज तकनीक से जैसे खेत में अगर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है जिसमें ट्रैक्टर चल सकता है, उस समय धान कटने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आप चाहें, किसान भाई चाहें तो गेहूं सीधा उसमें लाइन से बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उनको ज़रूरत है, सावधानी है कि सबसे पहले मशीन को सेटिंग करना पड़ता है समतल ज़मीन में, सीड कितना गिर रहा है, जिसको कैलिब्रेशन के नाम से जानते हैं। जीरो टिलेज तकनीक जो मशीन है उसमें सीड और फर्टिलाइज़र जो खाद है, उसको बोने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रति एकड़ कितना बीज या प्रति एकड़ कितना खाद उसमें गिर रहा है। उसको कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ये सावधानी लेनी बहुत ज़रूरी है। इस विधि से खेती करने से किसान भाइयों को प्रथम सिंचाई के लिए भी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। खेत में मौजूद नमी ही इनके बढ़वार के लिए पर्याप्त होती है। इस विधि से किसानों को 30 से 40% तक पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ इन्हें बीज की भी काफी बचत हो जाती है। अगर खेत में नमी है, किसान के खेत में अगर नमी है बुआई करते समय, तो उस समय सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसी नमी का उपयोग करके पहली जो सिंचाई है किसान इसमें बचत करते हैं। जो ऑप्टिमम उसमें जो मॉइस्चर है, किसान के खेत में नमी है, उसी का उपयोग। जबकि जो परंपरागत तकनीक है उसमें खेत में 2-3 बार जुताई करने के बाद जो है गेहूं लगाने के बाद सिंचाई देनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रथम सिंचाई किसानों को बचत हो जाती है और उसमें पानी का जो बचत है 30 से 40% तक किसानों को बचत होती है। ये सबसे बड़ी जो फ़ायदा है किसानों को। इसलिए जीरो टिलेज तकनीक से अगर आप किसान खेत सही, सबसे बड़ी जो फ़ायदा है इसमें कि सही समय पर, जैसे धान कटने के बाद अगर सही समय पर गेहूं लगाना है और सही टाइम पर
और लगने से सबसे बड़ी जो फ़ायदा किसानों को है कि उसमें उपज में भी वृद्धि होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही समय पर गेहूं लग रहा है, लाइन में गेहूं लग रहा है, और बीज की मात्रा जहां तक जो परंपरागत तकनीक है उसमें प्रति हेक्टेयर 125 केजी बीज लगता है, जबकि इस तकनीक में सिर्फ 100 किलो प्रति हेक्टेयर बीज, तो बीज का भी 25 किलो प्रति हेक्टेयर बचत हो रही है। तो इस तरह से टीलेज का खर्च, बीज का खर्च, सिंचाई का खर्च, तीनों इसमें बचत हो रही है। इस विधि से गेहूं की खेती करने के लिए जीरो टिलेज मशीन का सहारा लिया जाता है। इस मशीन में 2 बॉक्स बने होते हैं। इसमें एक बॉक्स में बीजों को रखना चाहिए तो दूसरे बॉक्स में 50 केजी प्रति एकड़ की दर से डीएपी को। इसके बाद इसकी सहायता से बुआई करने पर बीजों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलते हैं, जिससे फसलों की उपज काफी बेहतर होती है। जिस समय किसान गेहूं खेत में लगा रहे हैं इस मशीन से, उस समय इसमें जब फर्टिलाइज़र जो है, जो इसमें 2 बॉक्स होता है, एक सीड के लिए, बीज के लिए, और एक खाद के लिए। तो जिस समय बुआई कर रहे हैं उसमें 50 केजी प्रति एकड़ बुआई के समय में जस्ट उसको बीज का डाल दिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र, उस समय यूरिया नहीं डालना है, सिर्फ डीएपी, बीज का बगल में जो बॉक्स है उसमें डीएपी डालते हैं। तो क्या होता है कि बीज फरो में जो फरो ओपनर जो उसमें ओपन होता है, उसमें बीज के जस्ट बगल में खाद गिरता है। तो फर्टिलाइज़र का यूज बहुत ही इसमें आसानी से होता है, एफिशिएंटली जिसको बोलते हैं, दक्षतापूर्वक फर्टिलाइज़र का यूज होता है, और इसके चलते उपज में भी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में खरपतवार की समस्या उत्पन्न होना साधारण सी बात है। अतः इसे नियंत्रित करने के लिए पेंडिमेथिलीन तथा 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% का समय अनुसार तथा मात्रा अनुसार प्रयोग करना चाहिए। गेहूं की खेती में सबसे बड़ी जो समस्या है खरपतवार का, जिस समय हम लोग बीज लगाते हैं उस समय अगर हम लोग जिसको पेंडिमेथिलीन जो वीडीसाइड है, उसको अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो बुआई से 2 से 3 दिन के अंदर ही पेंडिमेथिलीन 1 लीटर 250 से 300 लीटर पानी में घोल के, स्प्रेयर मशीन है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। स्प्रेयर से उसको जस्ट बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर ही उसको लगाना पड़ता है। इसके बाद जो है, अगर चौड़ी पत्ती वाली जो गेहूं में जो लीव्स है, पत्ती है, जो वीड्स है, उसके लिए 2,4-D सोडियम साल्ट 80% जो 2,4-D सोडियम साल्ट है उसका करीब 5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के 250 से 300 लीटर पानी में, 1 एकड़ में 250 से 300 लीटर पानी घोल बना लिए। 2,4-D सोडियम साल्ट 80% EC जिसको बोलते हैं, उसका घोल बना के और प्रति एकड़ हम लोग छिड़काव करते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाली जो ब्रॉड लीव्स जो है, वीड्स, उसका खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। शून्य विधि तकनीक से गेहूं की खेती करना परंपरागत विधि से कई मायनों में फायदेमंद है। इस विधि से खेती करने से बीज, पानी तथा जुताई के खर्च में काफी कमी आ जाती है। इस विधि से फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। अतः इस विधि से खेती करने से परंपरागत खेती की तुलना में किसानों को प्रति एकड़ 5 से 6 हजार रुपए की बचत होती है। आज के डेट में जो कंसेप्ट जो हमारा है, किसानों को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उपज लेने की, तो जीरो टिलेज तकनीक से जो सबसे बड़ी जो फ़ायदा है, इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 5,000 से लेके 6,000 रुपये तक की बचत होती है, जिसमें बीज का है, पानी का बचत है और जुताई का जो खर्च है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं परंपरागत विधि की तुलना में किसानों को 5 से 6, और इसका सबसे बड़ी जो फ़ायदा है, किसानों को उपज भी जो है इसमें देखा गया है कि अगर प्रतिदिन सही समय पर बुआई नहीं करते हैं गेहूं का, तो जिसका जो समय है 1 नवंबर से लेकर 15-20 नवंबर तक, अगर इस समय में बुआई कर देते हैं तो उसको सही समय पर गेहूं बुआई माना जाता है। अगर इसके बाद हम लोग बुआई करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन उपज में कमी होती है। इसलिए सही समय पर अगर गेहूं की बुआई करनी है तो जीरो टिलेज एक टेक्निक है जिसमें हम लोग बुआई करते हैं सही समय पर और सही उपज भी मिलती है। आज की तारीख में यदि किसान भाई परंपरागत विधि को छोड़कर शून्य विधि से गेहूं की खेती करें तो उससे न सिर्फ उनकी खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि उनकी फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आमदनी में खासी वृद्धि होगी। तो कैसी रही जानकारी?
अच्छी थी ना जानकारियाँ, हमारे पास और भी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।